नमस्कार साथियों, वर्दी का सपना तभी सच होगा जब ऐसे तगड़े सवालों से लड़ना सीखोगे। तो स्वागत है आपका ऑल एग्जाम PYQ चैनल पर। आज का सेट अच्छे अच्छे का पसीना छुड़ा देगा। तो चलिए बिना रुके आज का महामुकाबला शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना, बॉक्साइट जो है तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है। और लोहे का सबसे प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो याद रखना हेमेटाइट है। और तांबे का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो याद रखना क्यूप्राइट है। और पारे का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो सिनेबार है। तो फर्स्ट का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, कमरे के तापमान पर कौन सी एकमात्र धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो याद रखना है, कमरे के तापमान पर जो कि पारा है, जो कि ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। और कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु पूछा है, तो अधातु जो कि ब्रोमीन हो जाएगा। और धातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा। और पारे को किस धातु के कार्बन में रखा जाता है? तो याद रखना लोहे के कार्बन में रखा जाता है। और पारे का उपयोग मुख्य रूप से किस यंत्र में होता है? तो याद रखना थर्मामीटर में होता है। तो दो का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो, सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए किसमें डुबाकर रखा जाता है? तो याद रखना मिट्टी के तेल में। और सबसे अधिक आघातवर्धक मतलब पीटने योग्य धातु कौन सी है? तो याद रखना सोना है। और विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है? तो याद रखना चांदी है। तो 3 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्र धातु है? तो 4 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, तांबा और जस्ता का जो कि मिश्र धातु है पीतल। और कांसा किन धातुओं से मिलकर बना होता है? तो याद रखना तांबा और टीन का। और स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? तो याद रखना क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। और टांका मतलब फ्यूज तार किसका मिश्र धातु होता है? तो याद रखना सीसा और टीन का। तो 4 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, वायुयान के टायरों में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? तो याद रखना वायुयान के लिए टायरों में जो कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और हीलियम गैस कैसी होती है? तो याद रखना हल्की और अक्रिय गैस होती है। और गोताखोर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाते हैं? तो याद रखना हीलियम गैस। और गुब्बारों में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? तो याद रखना हीलियम गैस भरी जाती है। तो 5 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में वातोत्सर्जन की दर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो 6 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखो, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। और पौधे में वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से किस भाग द्वारा होता है? तो याद रखना पत्तियों के रंध्रों द्वारा होता है। और पौधे की वृद्धि मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो याद रखना है यहाँ पे क्रेस्कोग्राफ है, आपको याद रखना है क्रेस्कोग्राफ। और क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था? तो याद रखना है जेसी बोस ने किए थे। तो 6 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। और पौधे में पाए जाने वाला एकमात्र गैसीय हार्मोन कौन सा है? तो याद रखना एथिलीन है। और पौधे की लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो याद रखना जिब्रेलिन्स है। और यहाँ पे कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? तो याद रखना साइटोकाइनिन है। तो 7 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो देखो, शरीर में रक्त मापने वाले यंत्र को एस्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। और एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो याद रखना 120 से 80 मिलीमीटर मरकरी होता है। और हृदय की धड़कन सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो याद रखना स्टेथोस्कोप का प्रयोग होता है। और हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो याद रखना है पेस मेकर का प्रयोग होता है। तो 8 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा।
9 नंबर क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है जो किसी से भी खून ले सकता है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा है? तो देखो ए बी पॉजिटिव है, जो कि ये क्या है तो सर्वग्राही रक्त समूह है और ये किसी से भी खून ले सकता है। तो 9 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और सर्वदाता रक्त समूह कौन सा माना जाता है? तो ओ निगेटिव को माना जाता है। और रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो याद रखना कार्ल लैंडस्टीनर ने किए थे। और मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो याद रखना हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो 9 का आंसर आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो याद रखना है यकृत में होता है यूरिया का निर्माण। और रक्त से यूरिया को छानकर अलग करने का काम कौन करता है? तो याद रखना किडनी करता है। और किडनी की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो नेफ्रॉन कहता है। और मानव मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? तो याद रखना यूरोक्रोम के कारण होता है। तो 10 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखना टेस्ला होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो याद रखना वेबर होता है। और चुंबक के दोनों ध्रुवों पर चुंबकत्व कैसा होता है? तो सबसे अधिक होता है। और चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व कितना होता है? तो याद रखना शून्य होता है मध्य में। और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? तो देखो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है। और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखना इस्पात यानी स्टील का उपयोग किया जाता है। और चुंबक को गर्म करने या पीटने से क्या होता है? तो इसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। और पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक रूप से किस दिशा में होता है? तो याद रखना ये हमेशा दक्षिण दिशा में होता है। तो 12 का आंसर आपका ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, कंपास की सुई हमेशा किस दिशा की ओर इशारा करती है? तो याद रखना है कंपास की सुई हमेशा जो कि ये उत्तर दक्षिण की ओर इशारा करती है। और कंपास की सुई किस प्रकार का चुंबक है? तो याद रखना एक छोटा अस्थायी चुंबक है। और स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में ठहरता है? तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। और चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? तो याद रखना है प्रतिकर्षण होता है। तो 13 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट पहुंचा था? तो याद रखना है वास्को डी गामा जो कि ये 1498 में कालीकट पहुंचा था। और वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किस राजा ने किया था? तो याद रखना जमोरिन राजा ने किया था। और पुर्तगाली ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो कोचीन में। और ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब शांत जल की नीति किसने अपनाई थी? तो याद रखना फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाई थी। तो 14 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 15 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो ये जो कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री जो कि मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। और अंग्रेज ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो सूरत में। और फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो सूरत में। और पुर्तगालियों ने गोवा पर किस वर्ष अधिकार किया था? तो याद रखना 1510 ईस्वी में। तो 15 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना है हेक्टर मुनरो ने किए थे। और प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो याद रखना रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। अब बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। तो 16 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त यानी कि जमींदारी प्रथा किसने लागू किया था? तो
तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था अस्थायी बंदोबस्त। और भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो याद रखना लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और सहायक संधि की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी, तो याद रखना लॉर्ड वेलिजेली ने की थी। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था, तो याद रखना हैदराबाद के निजाम थे। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। टीपू सुल्तान की राजधानी जो कि श्रीरंगपट्टनम थी। और टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, तो याद रखना चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, जो कि 1799 में हुआ था। और शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखना टीपू सुल्तान को। और यहाँ पे जैकोबिन क्लब का सदस्य बनने वाला भारतीय शासक कौन था, तो याद रखना टीपू सुल्तान था। तो 18 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और किसके बीच हुई थी, तो याद रखना है अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच हुई थी और चार्ल्स मेटकॉफ के माध्यम से हुई थी। और महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखना लाहौर में। और सिखों के अंतिम राजा कौन थे, तो याद रखना महाराजा दिलीप सिंह। और कोहिनूर हीरा ब्रिटिश मुकुट में किस युद्ध के बाद गया, तो याद रखना द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद गया था कोहिनूर हीरा ब्रिटिश मुकुट में। तो 19 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी, तो याद रखना है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में लॉर्ड वेलेजली ने की। और अंग्रेज द्वारा भारत में बनाया गया पहला किला कौन था, तो याद रखना फोर्ट सेंट जॉर्ज था। और कलकत्ता शहर की नींव किसने रखी थी, तो याद रखना जॉब चारनॉक ने रखी थी। और ब्लैक होल त्रासदी की घटना कहाँ हुई थी, तो याद रखना कलकत्ता में हुई थी। तो 20 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत 1829 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में सती प्रथा का अंत हुआ था। और सती प्रथा को समाप्त करने में किस भारतीय ने प्रमुख भूमिका निभाई, तो याद रखना राजा राम मोहन राय ने भूमिका निभाई थी। और ठगी प्रथा का अंत किसने किया था, तो याद रखना कर्नल स्लीमैन ने किया था। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखना लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। तो 21 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है, तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जो कि भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम जो कि 6 महीने का अंतर हो सकता है। और भारतीय संसद के मुख्य रूप से कितने अंग हैं, तो याद रखना 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है, तो याद रखना राज्यसभा को उच्च जो कि संसद का उच्च सदन कहते हैं। और संसद का निम्न सदन जो कि लोकसभा को कहते हैं। तो 22 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति बुलाते हैं। भारतीय संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना अनुच्छेद 108 में है। और धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है या नहीं, तो याद रखना है नहीं बुलाई जा सकती है। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष। और ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 21 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्य मतलब कितना होता है, तो याद रखना जो कि 5 वर्ष का होता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो याद रखना है 35 वर्ष होनी चाहिए। और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष। और भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो याद रखना है
सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो याद रखना है उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो 25 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो याद रखना है अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाते हैं। और महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन से शुरू की जाती है, तो याद रखना है जो कि किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। और महाभियोग का प्रस्ताव लाने से कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है, तो 14 दिन पहले ही सूचना देनी होती है। और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 72 में है। तो 26 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो 27 का आंसर आपको याद रखना है, इसका निर्णय जो कि लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। मतलब यहाँ पे कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करता है। धन विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित है, तो अनुच्छेद 110 में परिभाषित है। धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है, तो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। और धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है, तो 14 दिनों तक राज्यसभा अधिकतम रोक सकती है। तो 27 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, जब संसद सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, तो 28 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। और राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, तो याद रखना है 6 महीने 6 सप्ताह हो सकती है। और राज्यसभा किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो याद रखना अनुच्छेद 213 के तहत। और राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अधिकतम कितने समय में चुनाव होना चाहिए, तो याद रखना 6 महीने के अंदर चुनाव होनी चाहिए। अगर राष्ट्रपति की पद खाली रहता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव होना अनिवार्य है। तो 28 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो याद रखना है 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं, तो 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। और क्या राज्यसभा को कभी भंग किया जा सकता है, तो नहीं, ये एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति होते हैं। तो 29 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है, तो ये जो कि आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है। और आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, तो याद रखना ज्वालामुखी के मैग्मा या लावा के ठंडे होने से होता है। और क्या आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो इसमें नहीं पाए जाते हैं। और काली मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किस चट्टानों के टूटने से होता है, तो याद रखना बेसाल्ट के चट्टाने से टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो 30 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 31 नंबर क्वेश्चन है, कोयला और पेट्रोलियम मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, तो 31 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अवसादी चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं। और बलुआ पत्थर और चूना पत्थर किस चट्टान के उदाहरण है, तो याद रखना ये अवसादी चट्टान के उदाहरण है। और जीवाश्म जैसे पेड़ पौधे और जीवों के अवशेष किस चट्टान में मिलते हैं, तो ये जो कि अवसादी चट्टान में मिलते हैं। और संगमरमर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है, तो याद रखना ये जो कि रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। तो 31 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल किस नदी पर है, तो देखो ये जो कि भाखड़ा नांगल है नो, तो ये जो कि सतलुज नदी पे है, आपको याद रखना है। और भाखड़ा नांगल परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं, तो याद रखना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान होते हैं। और भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो याद रखना है भाखड़ा बांध है। और भाखड़ा बांध के पीछे बनी झील का क्या नाम है, तो याद रखना है गोविंद सागर झील नाम है। तो 32 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है,
तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना, जो कि ये स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी परियोजना है। और दामोदर घाटी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1948 में। यह परियोजना अमेरिका की किस किस परियोजना पर आधारित है? तो याद रखना है टेनेसी घाटी प्राधिकरण परियोजना पर आधारित है। और बंगाल का सुख किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखना दामोदर नदी को कहा जाता है। तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो याद रखना है ये महानदी पर निर्मित है। और हीराकुंड बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है। और सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना नर्मदा नदी पे। और नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पे। तो 34 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना है इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो कि केरल राज्य में स्थित है। और इडुक्की परियोजना किस नदी पर बना है? तो याद रखना पेरियार नदी पे बना है। और तुलबुल परियोजना किस नदी पर बना है स्थित है? तो याद रखना झेलम नदी पे, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ पे उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना ताप्ती नदी पे है, जो कि गुजरात में है। तो 35 का आंसर आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला बैंक किसे माना जाता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान को भारत का पहला बैंक माना जाता है। भारतीयों द्वारा पूर्ण रूप से प्रबंधित पहला बैंक कौन था? तो याद रखना पंजाब नेशनल बैंक था। और भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो याद रखना भारतीय स्टेट बैंक है एसबीआई। और यहाँ पे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर एसबीआई कब किया गया था? तो याद रखना 1955 में। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना है 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कब हुआ था? तो 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। और सेबी को वैधानिक मान्यता किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो याद रखना है 1992 में। और सेबी का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना मुंबई में। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, तेजडिया मंडिया शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखना है 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये शेयर बाजार से संबंधित शब्द है। और शेयर की कीमतें बढ़ने की उम्मीद रखने वाले को क्या कहते हैं? तो याद रखना तेजडिया कहते हैं। और शेयर की कीमतें गिरने की उम्मीद रखने वाले को क्या कहते हैं? तो याद रखना मंडिया कहते हैं। और भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो याद रखना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो 38 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम जय आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा नीलगिरी, जो कि ये भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है। तो आपको याद रखना है। और नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है 1986 में। और नीलगिरी किन राज्यों में फैला है? तो याद रखना तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। और भारत का सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखना है कच्छ का रण, जो कि गुजरात में है। तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ बचाओ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना है 1973 में शुरू हुई थी। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो याद रखना है जिम कॉर्बेट है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट मतलब हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? तो याद रखना 1992 में। और विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 29 जुलाई को। तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौरी ठौरी चित्रकला शैली का संबंध किस स्कूल से है? तो याद रखना किशनगढ़ शैली से है। और बौरी ठौरी को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना भारत की मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। और प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने बनाया था? तो याद रखना है लियोनार्डो डा विंची ने। और मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है। तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 42 नंबर क्वेश्चन है, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था?
तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। किसने? तो गुरु अर्जुन देव ने किए थे। और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना गुरु नानक देव। और स्वर्ण मल्दिन की नींव किसने रखी थी? तो याद रखना गुरु रामदास ने। और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 43 नंबर क्वेश्चन है, यहूदी धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है सिनागोग कहा जाता है। और फारसी धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो अग्नि मल्दिन कहा जाता है। और यहूदी धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो तोरा है। और फारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो याद रखना है जैन अवस्था है। तो आपको याद रखना है 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 44 नंबर क्वेश्चन है, पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कितनी होती है? तो 4 होती हैं। और यहाँ पे वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 होते हैं। और यहाँ पे बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 होते हैं। और वॉलीबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 होते हैं। तो आपको याद रखना है 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 45 नंबर क्वेश्चन है, कबड्डी खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी मैदान पर होते हैं? तो याद रखना है 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 7 होते हैं। और खो खो और बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 होते हैं। और यहाँ पे रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना 15 सबसे अधिक इसी में होती है। और क्रिकेट हॉकी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 होते हैं। तो 45 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना है 8 होती है। और यहाँ पे बैडमिंटन और टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 1 या 2 होते हैं। और यहाँ पे नेट बॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 होते हैं। और किस खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है? तो याद रखना है पोलो का मैदान का खेल सबसे बड़ा होता है। तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 47 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का प्रसिद्ध पीसा की झुकी हुई मीनार जो कि किस देश में स्थित है? तो देखो ये जो कि पीसा की झुकी हुई मीनार जो कि किस देश में है? तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। किस देश में? तो इटली में है। और यहाँ पे एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो याद रखना पेरिस मतलब फ्रांस के पेरिस में। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है। और यहाँ पे ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है? तो याद रखना सिडनी में जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल माचू पिच्चू किस देश में स्थित है? तो याद रखना है ये जो कि पेरू देश में स्थित है। तो 48 का आंसर आपको याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा। और पिरामिडों के लिए कौन सा देश विश्व प्रसिद्ध है? तो याद रखना है मिस्र है। और ग्रेट वॉल यानी कि महान दीवार कहाँ स्थित है? तो चीन में। और यहाँ पे क्राइस्ट द रिडीमर का विशाल प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो याद रखना है रियो डी जेनेरियो में है मतलब ब्राजील में है। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। किस देश में है? तो ये कंबोडिया में है। और यहाँ पे अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। और अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाए थे। और विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो कि यहाँ पे बोरोबुदुर कहाँ स्थित है? तो ये याद रखना है ये जो कि इंडोनेशिया में है। तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था। और देखो ताजमहल का निर्माण कार्य किस मुगल शासक ने करवाया था? तो शाहजहां ने। और ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना। और दिल्ली के लाल किले का वास्तुकार कौन था? तो याद रखना उस्ताद अहमद लाहौरी था। तो दोस्तों 50 नंबर का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।